गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में राजीव सर ऑफिशियल में। और बच्चों, आज का जो हमारा ज्योग्राफी का क्लास है, इस क्लास में आज हम लोग यह सीखेंगे कि तारों का जीवन कैसा होता है। लाइफ ऑफ स्टार, लाइफ ऑफ स्टार। इसमें हम ये जानेंगे कि एक तारों का जो जीवन होता है वो किस तरह से जन्म लेते हैं तारे और किस तरह से उनका अंत हो जाता है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जाना अपनी गैलेक्सी के बारे में। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। और हमारी गैलेक्सी का आकार कैसा है? स्पाइरल। कैसा है? स्पाइरल, सर्कुलर नुमा है। और इसकी कितने भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और 1, 3। आप जिस ओर से देखेंगे उसमें कितने भुजाएं मिलेंगे देखने को? 3 भुजाएं देखने को मिलेगा। तो हमारा जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में क्योंकि गैलेक्सी क्या है? स्टारों का, तारों का समूह है। गैलेक्सी क्या है? तारों का समूह है। तो आखिरकार इसमें जो तारे बने हैं वो कैसे बने? देखिए, क्योंकि हमारी गैलेक्सी क्या हो रही है? घूम रही है। हमारी गैलेक्सी घूम रही है। ये इसका सेंटर पार्ट है और इस सेंटर पार्ट से क्या हो रहा है? अपने ध्रुव पर, अपने अक्ष पर ये घूम रही है। ठीक है। और गैलेक्सी जो है के साथ साथ जो इसमें सन है, जो इसमें क्या है? सन है, ये भी इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिरकार सन की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, यहाँ पे जो बादल है, यहाँ पे जो जब हमारी मंदाकिनी जो गैलेक्सी है या कोई भी गैलेक्सी, जब ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो घूमने के दौरान जो ब्रह्मांड में गैसें हैं, ठीक है, जो ब्रह्मांड में गैसें हैं, हाइड्रोजन गैसें हैं, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के होने के कारण, इसके गति कारण, उसके वेग को, उसके स्पीड को, ठीक है ना, विखंडित कर देता है। ठीक है ना, विक्षोभ कर देता है। अर्थात जब कोई यहाँ पे गैस हो और कोई प्रेशर उसे पुश करे तो जाहिर सी बात है यहाँ का गैस में भी क्या होगा? कुछ गति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कुछ गति आ जाएगी। तो गैलेक्सी के घूमने के कारण, गैलेक्सी को अपने अक्ष पर घूमने के कारण जो इसके शुरुआती पॉइंट पर जो कुछ भी गैसें होती हैं वो क्या होती हैं? विक्षोभ हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। और वे भी धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देती है। ठीक है। शुरुआत में इन गैसों की जो घनत्व होता है ये काफ़ी कम होता है, लेकिन धीरे धीरे इसके एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से ये गैसें धीरे धीरे किस अवस्था में आने लगते हैं? सघन अवस्था में आना शुरू कर देते हैं और एक केंद्र की ओर, ठीक है, केंद्र की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। केंद्र की ओर आकर क्या हो जाते हैं? आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? नेबुला का निर्माण। ठीक है। गैसों का सकेंद्रण होना क्या कहलाता है? सकेंद्रण पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? नेबुला कहते हैं। अर्थात हम लोग इसे क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं इसको? निहारिका। और जब हाइड्रोजन गैस की मात्रा अधिक हो जाती है केंद्र में, हाइड्रोजन गैस की मात्रा अधिक हो जाती है केंद्र में, तो इसके अंदर, क्योंकि केंद्र में अधिक होने की वजह से इसके अंदर क्या है? घनत्व अधिक बढ़ जाता है। केंद्र में, सेंटर पर क्या हो जाता है? घनत्व अधिक हो जाता है। घनत्व अधिक होने की वजह से इसमें क्या होता है? दाब पड़ता है। और जब दाब पड़ता है तो इसके अंदर एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू होता है। और इसी नेबुला के फलस्वरूप, नेबुला बनने के पश्चात इसमें ताप और दाब बढ़ जाने के कारण इसमें अंदर से क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अर्थात हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, जिसके कारण इसका केंद्रीय भाग क्या होता है? ऊर्जा विस्फोटित होता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। और धीरे धीरे क्या होता है? ये लगभग यह प्रक्रिया होने से पूरा का पूरा जो नेबुला है वो एक रोशनी में नहा जाता है, चारों ओर रोशनी फैल जाता है, जिससे निर्माण क्या होता है? एक सन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक सन का निर्माण होता है, एक सूर्य का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, क्या निर्माण हो गया? एक सूर्य का निर्माण हो गया। किसके वजह से? नेबुला की वजह से। नेबुला में ताप और दाब
दोनों बढ़ जाने की वजह से सूर्य की उत्पत्ति हो गई। क्यों उत्पत्ति हो गई? क्योंकि इसका हाइड्रोजन के जो कण हैं, हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, जो इसके नाभिक हैं, वो क्या हो गए? संलयन हो गया इसका, और एक नया नाभिक को जन्म दिया। देखिए इस परमाणु हाइड्रोजन का संलयन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का संलयन होने से देखिए हाइड्रोजन के जब दो कण या दो से अधिक कण, दो या दो से अधिक कण आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। दो या दो से अधिक कण आपस में मिल जाते हैं तो क्या ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? संलयन। तो दो हाइड्रोजन के कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये वो कण है, नाभिकीय कण है ये, जो आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं और एक नए नाभिक की उत्पत्ति करते हैं। बात समझ में आया? हालांकि हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं ये हल्के होते हैं और संलयन जब भी होगा तो दो हल्के नाभिक में होगा। क्या होगा? दो हल्के नाभिक में होगा। जब दो हल्के या दो से अधिक हल्के नाभिक मिल करके एक नए नाभिक की रचना करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संलयन। क्या कहते हैं? संलयन। ध्यान रखें, दो नाभिक मिल करके, परमाणु हाइड्रोजन के दो नाभिक मिल करके या दो से अधिक नाभिक मिल करके जब एक नया, ठीक है, एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं, इसकी प्रक्रिया को हम कहते हैं संलयन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? संलयन की प्रक्रिया। और संलयन होने से एक नया नाभिक तैयार होता है और इसके नाभिक के बनने से ही इसमें नाभिक भी बनता है और इसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तब हाइड्रोजन जो है यहाँ से हीलियम में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? हीलियम में बदल जाता है। तो ध्यान रहे, दोनों हाइड्रोजन की जो क्या है, हाइड्रोजन के जो दोनों ये नाभिक हैं, इसका द्रव्यमान इन दोनों के योग करें, इन दोनों के द्रव्यमान को अगर हम योग कर देंगे तो इन दोनों का द्रव्यमान से भी कम होगा इस नए नाभिक का, जो इन दोनों के संलयन से उत्पन्न हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब किसी दो या दो से अधिक नाभिक को योग करने पर एक, ठीक है, दोनों के संलयन होने से नया नाभिक तैयार हुआ और इसके तैयार होने से इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो होता है वो इन दोनों के योग से भी कम होता है। ये ध्यान रखिएगा। और जब दोनों का संलयन होता है तो एक नया नाभिक तैयार होता है और नए नाभिक के बनने से वो कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें एक नए नाभिक की उत्पत्ति हो जाती है और साथ ही साथ हमें ऊर्जा भी मिल जाता है। तो हीलियम बनने से क्या बन गया? हीलियम में एक नया नाभिक बन गया और साथ साथ क्या मिला? हमें ऊर्जा भी मिलना शुरू हो गई। तो यही प्रक्रिया जो है निहारिका में होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से स्टार्स यानी सूर्य की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? सूर्य की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, सूर्य की उत्पत्ति तो हो गई, शुरुआती दौर है, इसलिए जब किसी बच्चे का जन्म, देखिए कोई भी इंसान कितने अवस्था से गुजरता है? 3 अवस्था से, एक बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो हमारा सन भी 3 अवस्था से गुजरता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट स्टेज है, पहली अवस्था है। इसलिए इस सूर्य को हम लोग कहते हैं भ्रूण तारा। क्या कहते हैं इसको? भ्रूण तारा कहते हैं। भ्रूण तारा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एम्ब्रायो स्टार। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रायो स्टार बोलते हैं। तो सूर्य की ये पहला अवस्था होता है जिसमें इसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण तारा कहते हैं। और भ्रूण तारा हमें कहाँ मिलेगा? गैलेक्सी के बाहरी भुजा में मिलेगा। गैलेक्सी के बाहरी भुजा में ही हमें भ्रूण तारा देखने को मिलेगा। लेकिन क्या जब सन की उत्पत्ति हो जाती है तो ये गैसीय अवस्था में, ये तो हम लोग सब जानते हैं, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण इसी प्रक्रिया हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय। क्या कहते हैं इसको? नाभिकीय संलयन। अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन होने की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है और सूर्य
चमकना शुरू करता है, प्रकाश देता है और ऊष्मा देता है। जब कोई तारा हमें क्या देता है, कोई भी तारा, कोई भी स्टार क्या देता है, दो चीज़ देता है, पहला ऊष्मा और दूसरा लाइट यानी कि प्रकाश। क्या देगा, प्रकाश। तो अब तारे में प्रकाश भी उत्पन्न हो गया और उसके अंदर ऊष्मा भी उत्पन्न हो गई। लेकिन क्या ये संलयन की प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक चलती है, कई वर्षों तक चलती है, कई वर्षों तक चलती है। लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा जब इस सन में हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी और न्यूक्लियर फ्यूजन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं वो हल्के होते हैं और हीलियम के नाभिक क्या होते हैं, भारी होते हैं। इसलिए हीलियम के जो नाभिक होते हैं वो केंद्र की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। कहाँ बढ़ना शुरू करते हैं, केंद्र की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। तो सारे के सारे नाभिक जो है वो कहाँ पहुँच जाते हैं, केंद्र में, किसके, हीलियम के। और जो इस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन होते होते काफ़ी लाखों करोड़ों वर्षों में एक समय ऐसा आएगा जब इसका ऊर्जा क्या होगा, ईंधन खत्म हो जाएगा। तो अगर सवाल पूछा जाए कि सूर्य का ईंधन क्या है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ही, ठीक है, बदलता है, यही जो है सूर्य का ईंधन। ठीक है, क्या है, सूर्य का ईंधन। कभी ना कभी ये ईंधन तो समाप्त होगा, कभी ना कभी ये ईंधन समाप्त होगा। और जब समाप्त होगा तो ये स्टार जब लगभग इसके 90% क्या 90% जब इसका ईंधन समाप्त हो जाए या हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाएगा तो ये धीरे धीरे जब इसका आकार जो है वो और बड़ा होना शुरू हो जाता है। जो स्टार पहले इतना बड़ा था, जब ईंधन खत्म होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया उसमें कम हो जाती है तो उसका रूप जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इसी बड़े स्टेज को जब इसमें इसकी न्यूक्लियर फ्यूजन होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, स्टार के अंदर एनर्जी उत्पन्न होना बंद हो जाता है, तो इसका आकार क्या हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और ये लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, एकदम पूरी तरह से लाल हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग लाल दानव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लाल दानव, अर्थात अंग्रेजी में रेड जायंट कहेंगे। अब ये लाल दानव हो गया, अब एक अवस्था ऐसा आएगा कि इसके अंदर विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। और विस्फोट होने के बाद देखिए ये बड़े होने के बाद क्योंकि ईंधन बनना बंद हो गया, तो प्रक्रिया संलयन का होगा ही, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। उसी विस्फोट को हम लोग कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट कहेंगे। क्या कहेंगे, सुपरनोवा विस्फोट। ये इतना भयंकर विस्फोट होता है कि लगभग संपूर्ण गैलेक्सी को एकदम प्रकाशमय कर देता है। ठीक है, संपूर्ण गैलेक्सी को क्या कर देता है, प्रकाशमय कर देता है। और ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना गैलेक्सी में प्रत्येक सेकंड होती रहती है। प्रत्येक सेकंड कोई ना कोई विस्फोट होता ही रहता है। अब देखिए, जब इसके अंदर विस्फोट हुआ, इसके अंदर, इस रेड जायंट के अंदर विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने से क्या हुआ, इसका जो ऊपरी परत है ये तो विखंडित हो गया। इसका ऊपरी परत क्या हो गया, विखंडित हो गया। क्यों, क्योंकि ऊपरी परत क्या है, गैसों से बना हुआ है। तो गैसें जो है वो अलग हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी, गैसें अलग हो जाएंगी। और इससे एक चीज़ का निर्माण होगा, किस चीज़ का, न्यूट्रॉन तारा का। किस तारे का निर्माण होगा, न्यूट्रॉन तारा का। क्योंकि आपको बता देते हैं न्यूट्रॉन तारा क्यों बनेगा, इसको बोलेंगे न्यूट्रॉन तारा। देखिए, क्योंकि जो इस सूर्य के नाभिक में जो बच गया वो क्या बच गया, हीलियम का कोर, यानी सूर्य का कोर किसका है, हीलियम का बना है। तो हीलियम का जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो उसका न्यूट्रॉन है, इसका घनत्व बहुत अधिक है, ये बहुत भारी है। और यही चीज़ जो है केवल बच जाता है विस्फोट होने के बाद, क्योंकि ये न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का समूह होता है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इसके अंदर हल्की सी रोशनी रह जाती है, इसके अंदर हल्की सी रोशनी रह जाती है।
तो आप देख सकते हैं कि लाल दानव बनने के बाद उस पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसको हम लोग सुपरनोवा कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इस विस्फोट से दो चीज़ों की उत्पत्ति हुई। पहला, इसके बाहरी तरफ जो विस्फोट होने से तितर बितर हो गए जो गैस थे हाइड्रोजन के, वो वायुमंडल में या फिर आकाशगंगा में इधर से उधर बिखर गए, और एकमात्र क्या बच गया हमारा, न्यूट्रॉन तारा बच गया। और यही न्यूट्रॉन तारा जो है जो उस आकार में कैसा हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के आकार से बहुत ही छोटा हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि लगभग उसका 1% बच जाता है। इसके आकार का 1% हिस्सा ही क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है, न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। और ये न्यूट्रॉन तारा, और यह न्यूट्रॉन तारा अपने, देखिए कोई भी सूर्य जब बड़ा था या कोई भी चीज़ जब कोई बड़ा होता है तो उसकी गति क्या होती है, धीमी होती है, और जब वो छोटा हो जाए तो उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही अधिक हो जाती है। तो न्यूट्रॉन तारे की गति भी क्या हो जाती है, काफ़ी तेज हो जाती है, और ये फिर अपने ही पथ पर तेजी से घूमता हुआ ये ब्लैक होल में जाके समा जाता है। तो ये हुआ था पहला अवस्था। लेकिन क्या सूर्य का बनना और यहीं पे समाप्त हो जाना हो गया, नहीं। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो प्रक्रिया हमारा इनके पूर्वजों ने किया, शुरुआत में जो हुआ, ठीक है, शुरुआत में जो प्रक्रिया हुआ, इसके विस्फोट से क्या क्या निकला, बहुत सारे जो मौलिक कण थे वो बाहर निकल गए, गैस निकल गए, न्यूट्रॉन तारे निकल गए। तो वायुमंडल में क्या बचा, ये तो घूमता हुआ चला गया, लेकिन वही प्रक्रिया होना शुरू हो गया फिर से। कौन सी प्रक्रिया, गैसों का बादल बनना। गैसों का बादल बनना जो है फिर से शुरू हो गया, गैसों का बादल बनना फिर से शुरू हो गया। और गैसों का बादल बनने के बाद ये बादल भी क्या हो गए, एक जगह पर संगठित हो गए, संकेंद्रित हो गए, एक जगह पर संकेंद्रित हो गए। ठीक है, ये वही गैस हैं जो इनसे निकलकर बाहर आए, और आसपास की जो गैसें हैं उसको अपने ग्रेविटी के माध्यम से एक जगह पर इसको केंद्रित कर दिए, और केंद्रित करने के बाद किस चीज़ का निर्माण किए, नेबुला। किस चीज़ का निर्माण हुआ, नेबुला का निर्माण हुआ। तो ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे विस्फोट हुआ तो गैसें जो और मेटेलिक जो छोटे छोटे धुलकन थे, ये सभी चीज़ आपस में यहाँ पे मूव कर रहे थे। तो जो प्रक्रिया यहाँ हुआ था वही प्रक्रिया फिर से यहाँ पे होना शुरू हो गया। जब गैसें संकेंद्रित होती चली गई, सघन होती चली गई केंद्र की ओर, तो ये भी क्या निर्माण हो गया, इसका नेबुला का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ, नेबुला। ठीक है, निहारिका। और नेबुला का निर्माण होने से क्या होगा, उसके केंद्र में ताप और दाब बढ़ेगा, ताप और दाब बढ़ेगा, और फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कौन सी प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद एक स्टार का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, एक स्टार का रूप ले लेगा। लेकिन यह स्टार इस स्टार से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये जितना बड़ा था तो उसका केंद्र देख रहे हैं छोटा होगा, इसका केंद्र यानी कि जो न्यूट्रॉन तारा है भाग कैसा हो गया, छोटा हो गया। लेकिन अब उन्हीं गैसों से बना हुआ जो निर्मित सूर्य है, जो सूर्य बना है, तो उसका आकार पहले की तुलना में क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। और यह जो सूर्य है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। और आगे बढ़ने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, ये नेबुला किस चीज़ का निर्माण किया, ये नेबुला किस चीज़ का निर्माण किया, ये नेबुला निर्माण किया एक सूर्य का। और सूर्य का निर्माण करने के बाद ये सूर्य आगे बढ़ेगा, और यहीं से सूर्य के साथ साथ, क्योंकि गैस ब्रह्मांड में यहाँ पर गैसों के अलावा छोटे छोटे कण और पार्टिकल्स थे, तो ये दूसरी, ये तो इसका पहला अवस्था था, जहाँ शुरू होता है उसका दूसरा अवस्था किसका, सूर्य का। अब यहाँ पे जो सूर्य बना, इसके अंदर प्लैनेट बनना शुरू होगा। क्या बनना शुरू होगा, प्लैनेट बनना शुरू होगा। आप देख सकते हैं इसमें क्या बनना शुरू हो गया, प्लैनेट बनना शुरू हो गया। और ये प्लैनेट बनते हुए ये क्या करेंगे, आपस में मूव करेंगे। क्या करेंगे, प्लैनेट बनते हुए आपस में मूव करेंगे, देख सकते हैं। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। और आज का जो हमारा सूर्य है वो किस अवस्था में है, द्वितीय अवस्था में है। और किस बाहरी भुजा में, या बीच वाली भुजा में, या फिर अंतिम भुजा, अंदर की भुजा में, बीच वाली भुजा में। कौन सी भुजा में है, बीच वाली भुजा में। तो आज का ये जो सूर्य है, जिस तरह से यहाँ पे शुरुआत हुआ, आज हमारा जो सन है वो इसी अवस्था में है, दूसरी अवस्था में है।
और बिल्कुल इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, युवा अवस्था। क्या कहते हैं इसको, युवा अवस्था। ठीक है, तो भ्रूण तारे के आकार में यह तारा जो है कैसा होगा, छोटा होगा, जो सेकेंड स्टेज का होगा, या फिर जो सेकेंड भुजा में होगा, दूसरी भुजा में होगी, उसका आकार कैसा होगा, बिल्कुल छोटा। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, अर्थात दो हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं वो संलयित होकर के क्या बन रहे हैं, एक नया नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, एक नया हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा की उत्पत्ति भी हो रही है। ध्यान रखें। लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि जो इनका संलयन हो रहा है, इनका जो संलयन हो रहा है, ये हमेशा तो नहीं होता रहेगा, कभी ना कभी तो इसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, कभी ना कभी इसका अंत हो जाएगा। अब ये जानना भी जरूरी है कि ये दोनों, कोई भी नाभिक का संलयन तभी होगा, साधारण ताप पर नहीं होगा, उच्च ताप और उच्च दाब पर ही होगा। अगर इसे उच्च ताप और उच्च दाब नहीं मिलेगा तो संलयन की प्रक्रिया होगी नहीं। आज हमारे या पूरे दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं इस संलयन की प्रक्रिया को करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने उच्च ताप और दाब उसे दे ही नहीं पाते हैं, जिसके वजह से संलयन होगा। और संलयन होने के बाद जितना ऊर्जा की उत्पत्ति होगी, उस ऊर्जा को कंट्रोल करना, स्टोर करना नामुमकिन है। इस पर फिर भी वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग संलयन की प्रक्रिया अगर हम यहाँ पर पृथ्वी पर कर लें तो असीम ऊर्जा की उत्पत्ति होगी और हमें ईंधन की आवश्यकता ज़्यादा नहीं। ठीक है, और बाहरी देशों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो सूर्य अब क्या है, यहाँ पे भी हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, और न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सूर्य क्या हो रहा है, चमक रहा है। सूर्य क्या हो रहा है, बिल्कुल चमक रहा है। सूर्य आज एकदम बिल्कुल युवा अवस्था में है, इसके अंदर हीट भी बहुत ही अधिक है, इसके अंदर हीट भी क्या है, बहुत ही अधिक है, और हीट अधिक होने के कारण आज ये चमक रहा है और आसपास के जो प्लैनेट को उसको रोशनी भी कर रहा है, उष्मा भी प्रदान कर रहा है। तो आज हम लोग इसी अवस्था में हैं, और जिस तरह से इसमें प्लैनेट है उसी तरह से इसमें भी क्या है, होता है, प्लैनेट होता है। तो अगर हम इसको अपना सूर्य समझ कर पढ़ें तो ज़्यादा आसानी होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसके क्या होगी, इसके इस सूर्य के अंदर भी ईंधन समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो समय कब आएगा, तो वो समय आने में अभी बहुत समय है। हम लोग न जाने कितने जन्म लेंगे और कितने बार मरेंगे। ये लगभग ऐसा माना जा रहा है वैज्ञानिकों का कि 5 अरब वर्ष, कितना अरब, 5 अरब के बाद, 5 अरब वर्षों के बाद इसके अंदर का जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया है, अर्थात जो ईंधन है, वो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब यह खत्म हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब ये खत्म होगा तो क्या होगा, फिर से ये सूर्य क्या होगा, अपने आकार में बड़ा हो जाएगा। अपने आकार में क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। कौन, सूर्य। क्यों, ये तो मैंने बताया कि जब किसी भी स्टार के अंदर उसका ईंधन कम हो जाता है तो उसका आकार धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे बड़ा होगा, इसको आप एग्जाम्पल अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपके सिलेंडर गैस, LPG गैस का सिलेंडर खत्म होता है, तो जब गैस जलती है, उसमें भरी हुई होती है, तो देखिएगा उसमें हल्का सा वाइटपन और उतना ज़्यादा उच्च ज्वाला या फिर लावा जो नहीं फेंकता है। लेकिन जब वो अंतिम अवस्था में होता है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाए, तो देखिएगा वो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी आग की जो लपटें होती है वो लाल निकलेगी और काफ़ी बड़ी निकलेगी, काफ़ी ऊपर तक निकलेगी। ठीक उसी तरह से सन के अंदर का जब ईंधन खत्म होने वाला होता है, लगभग 90% ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, आकार में बड़ा हो जाता है। लेकिन जिस आकार में ये था उस आकार में तो नहीं होगा, और बड़ा होने के बाद फिर क्या होगा, वही प्रक्रिया जो यहाँ हुआ था वही चीज़ यहाँ होगा, जो चीज़ यहाँ हुआ था वही चीज़ यहाँ होगा, अर्थात क्या होगा, विस्फोट होगा। क्या होगा, विस्फोट। और विस्फोट होने के बाद मैंने पहले ही बताया कि इसका कोर का हिस्सा बच जाएगा, कोर का हिस्सा बच जाएगा, और बाकी सभी चीज़ क्या होंगे, फैल जाएगी, बाकी सभी चीज़ फैल जाएगी। तो सोचिए जो यहाँ के आसपास के प्लैनेट हैं उसका क्या होगा, तो उसका क्या होगा, वो भी जल के राख हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के अंदर विस्फोट होगा तो प्लैनेट का जो या हमारे सौरमंडल को जो आंतरिक
चार भीतरी चार ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी क्या हो जाएंगे? राख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब राख हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी धर्म ग्रंथों में भी देखने को हमें मिलता है, सुनने को मिलता है कि जब महाप्रलय आएगा तो अग्नि प्रलय आएगा, ठीक है, सब के सब क्या हो जाएंगे? जलकर राख हो जाएंगे। तो विस्फोट होने के बाद यहाँ से भी जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बाहर फैल जाएंगे और ये जो हिस्सा है केंद्र का हिस्सा ये बाहर निकल जाएगा और इसे हम लोग कहेंगे सफेद दानव। क्या कहेंगे इसको? सफेद दानव। अंग्रेजी में कहेंगे इसको व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहेंगे इसको? व्हाइट ड्वार्फ। ये ध्यान रखिएगा, व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। सफेद दानव नहीं कहेंगे इसको, बामन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? बामन, अर्थात बौना। बामन मतलब बौना, ड्वार्फ मतलब क्या होता है? बौना। और ये बौना ग्रह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बौना तारा बन जाएगा। और बौना तारा बन के हालांकि अब इसका हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होना बंद हो गया, जिसके वजह से ये बड़ा हुआ आकार में विस्फोट हुआ और क्या बन गया? सफेद बामन। और फिर ये अपनी तीव्र गति से घूमता हुआ और गैलेक्सी के सेंटर केंद्र में की ओर बढ़ेगा और आगे चलते चलते कई वर्षों के बाद फिर इस हीलियम का संलयन होगा। किससे? आयरन से। किससे संलयन होगा? आयरन से संलयन होगा। और जब यहाँ पहुँचेगा तो ये फिर कहलाएगा ब्लैक ड्वार्फ। क्या कहलाएगा? ब्लैक ड्वार्फ, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं काला बामन। क्या बोलेंगे? काला बामन, ब्लैक ड्वार्फ। क्या बोलेंगे इसको? ब्लैक ड्वार्फ। और फिर ये ब्लैक ड्वार्फ बनने के बाद बहुत ही तीव्र गति से, चूंकि इसके सेंटर पार्ट में इसके अंदर ग्रेविटी बहुत अधिक होता है और ये छोटा होने का इसके अंदर तीव्र बहुत अधिक होता है और ये जा करके कहाँ समा जाएगा? इस ब्लैक होल में जाके समा जाएगा। और ब्लैक होल का घनत्व बहुत ही अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि मत पूछिए। इसके अंदर कुछ भी जाए, कोई वस्तु चली जाए, रोशनी जाए, तो ये कभी रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, कभी बाहर भेजेगा ही नहीं। ये सब कुछ अवशोषित कर लेता है। इस तरह से एक तारे का जीवन चक्र जो है वो चलता ही रहता है। तो आपने देखा कि शुरुआत में गैलेक्सी के बाहरी भुजा के शुरुआती क्षेत्र में गैलेक्सी के घूर्णन के कारण इसमें गैसों में क्या होता है? विक्षोभ उत्पन्न होता है और फिर ये गैसें एंटी क्लॉकवाइज, किस क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। मूव करने के बाद सारे गैस ग्रेविटी के माध्यम से वो केंद्र की ओर संकेंद्रित होती है। संकेंद्रित होने के बाद नेबुला का निर्माण करती है। नेबुला बनने के बाद उसके अंदर ताप और दाब बढ़ जाने से वे नए तार उसके अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है, जिससे केंद्र का हिस्सा वो चमकना शुरू होता है और धीरे धीरे फिर तारे का निर्माण होता है। उस तारे को हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा अर्थात एम्ब्रायो स्टार। और जब इसके अंदर काफ़ी वर्षों के बाद, ये मत समझिएगा हमने यहाँ तुरंत कर दिया तो यहीं पे खत्म हो जाता है। काफ़ी वर्षों के बाद ये जो सूर्य है, जब इसके अंदर की ईंधन खत्म हो जाती है तो ये आकार में बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद इसके अंदर विस्फोट होता है। उस विस्फोट को हम कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट, जिसके वजह से उसके बाहरी परत ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और कोर का जो भाग है जो बहुत ही घनत्व होता है, जो हीलियम का होता है, वो बाहर निकल कर आ जाता है। हालांकि ये हीलियम का कोर केवल न्यूट्रॉन का होता है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या निकल गया? बहुत सारे गैस कहाँ फैल गए? ब्रह्मांड में। और फिर ये न्यूट्रॉन तारा कभी कभी उसके अंदर कुछ हल्की फुल्की रोशनी रह जाती है, इसलिए इसी न्यूट्रॉन तारे को कभी कभी पल्सर तारा भी कहा जाता है। क्या कहता है? पल्सर तारा भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पल्सर तारा किसे कहते हैं? तो पल्सर तारा भी न्यूट्रॉन तारा ही होता है, बस इसके अंदर कहते हैं धुकधुकिया रह जाता है, हल्का हल्का चमकना रह जाता है, जो ऐसा लगता है कि वो कभी चमकता है, कभी तेज चमकता है, कभी कम चमकता है, कभी तेज चमकता है, कभी कम चमकता है। तो वो पल्स, जिस तरह से पल्स करता है ना, धुक धुक करता है, तो उसी तरह से ये पल्स के जैसा बिल्कुल कभी रोशनी देता है, कभी छोड़ता है, कभी देता है, कभी छोड़ता है। और इस तरह से ये पल्सर तारे का निर्माण करता है। तो वो पल्सर तारा होते हुए फिर ब्लैक होल में समा जाए या फिर न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल में समा जाए, दोनों कौन है? एक ही। अब ये प्रक्रिया क्या हो गई? ये इसका फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया, लेकिन क्या हुआ? जो पार्टिकल्स जो ब्रह्मांड में विस्फोट के बाद फैल गए, फिर वो वही प्रक्रिया शुरू कर दिया जो प्रक्रिया यहाँ पे उसके पूर्वजों ने किया था। ये भी
मूविंग करना शुरू कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, और घूमने के बाद ये सक्रिय हुए और फिर से नेबुला का निर्माण किया, और नेबुला का निर्माण किया तो फिर उससे उसके अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ, ऊर्जा उत्पत्ति हुई और फिर स्टार बन गया। क्या स्टार बन गया, लेकिन उसका आकार कैसा होगा, पहले की तुलना में बहुत ही छोटा होगा, लेकिन एक समय आएगा जब उसके अंदर फिर से ईंधन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमारा सूर्य भी आज दूसरी अवस्था में है, दूसरी भुजा में ही मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 5 अरब वर्षों के बाद हमारे सूर्य में भी क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होना बंद हो जाएगा, अर्थात 90% हाइड्रोजन की मात्रा जब समाप्त हो जाएगी तब वो भी क्या होगा, फिर से बड़ा हो जाएगा, लाल दानव बन जाएगा, और लाल दानव होने के बाद क्या बन जाए होगा, विस्फोट होगा, और विस्फोट होने के बाद वो श्वेत ड्वार्फ बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, सफेद वाहन बन जाएगा। इसका कोर, हीलियम का जो कोर होता है वो निकलने के बाद फिर वो आगे चलता हुआ बहुत तेजी से घूमता हुआ ब्लैक होल की ओर बढ़ेगा, और फिर जब आयरन से संलयन होता है तो व्हाइट ड्वार्फ से क्या बन जाता है, ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, उसके बाद वो केंद्र में जाके समा जाता है। तो यही है एक तारों का जीवन। ये क्या है, एक तारों का जीवन। इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है वो हमारे एग्जाम में आते हैं। लेकिन अब बात आता है कि इस बात का पता हमें कैसे चलेगा कि कौन सा तारा सफेद दानव बनेगा, वामन बनेगा, और कौन सा तारा लाल वामन बनेगा। देखिए, जब देखिए इसका जो थ्योरी है, इसका जो सिद्धांत दिया उन्होंने, किसने दिया, वो दिए डॉक्टर चंद्रशेखर ने। किसने दिया, चंद्रशेखर ने दिया। इसलिए इसके सिद्धांत को चंद्रशेखर सिद्धांत या चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। इनका सिद्धांत में इन्होंने यह कहा कि सूर्य का जो द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान, सूर्य का जो द्रव्यमान है उससे जो तारे 1.5 गुना बड़ा होगा, अर्थात 1.44 जिसका द्रव्यमान होगा, वो आगे चलकर क्या बन जाएगा, सफेद वामन बनेगा। और जिसका द्रव्यमान 1.44 से क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन वो 3 गुना से कम होगा, तो वो क्या बनेगा, लाल दानव। क्या बनेगा, वो लाल दानव बनेगा। ये क्या बनेगा, सफेद वामन बनेगा। लेकिन जो स्टार सन के द्रव्यमान से 3 गुने से भी ज्यादा होगा, कितना, 3 से भी ज्यादा होगा, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा फ्रोजन स्टार। क्या बनेगा, फ्रोजन स्टार। क्या बनेगा, वो फ्रोजन स्टार बनेगा। ठीक है। इसलिए अगर हम ये कहें कि कौन सा तारा लाल दानव बनेगा, कौन सा तारा लाल वामन बनेगा, लाल दानव, सफेद वामन और फ्रोजन स्टार कौन बनेगा, तो भाई देख सकते हैं आप, इसका आकार सर्वप्रथम बहुत बड़ा था, लेकिन सूर्य की तुलना में बताया गया कि अगर ये सूर्य की तुलना में 1.44 से अधिक है और 3 गुना से कम है, तो जब इसमें विस्फोट होगा ये क्या बनेगा, लाल दानव बनेगा। और जो सन छोटा है, मतलब जो तारे सूर्य से 1.44 के 1.5 गुना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 1.5 गुना है, उसमें वो क्या बनेगा, आगे चलकर सफेद वामन बनेगा। और जो तारे 3 गुना है, 3 गुना से भी ज़्यादा है किसका, सूर्य से, वो क्या बनेगा, फ्रोजन स्टार बनेगा। तो कौन सा तारा क्या बनेगा, ये कौन तय करता है, चंद्रशेखर लाइन या सीमा, इसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। ये जो इसकी सीमा को पार करेगा वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ वही बनेगा। अब बताइए, हमारा सूर्य 1.44 क्या 1 ही है, हमारा सूर्य से ही तो बनाया गया सीमा, तो हमारा सूर्य क्या बनेगा, सफेद वामन बनेगा। सफेद वामन बनने के बाद क्या बनेगा, काला वामन बनेगा। और काला वामन बन के क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसका भी सूर्यास्त हो जाएगा, ये भी कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, तो इसका भी शरीर नष्ट हो जाएगा। अर्थात ये वृद्धावस्था में जाने के बाद ये ब्लैक होल में समा जाएगा। जिस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति का डेड होने के बाद वो कहाँ, कब्रिस्तान पहुंच जाता है, तो ये सूर्य का कब्रिस्तान है। क्या है, ये सूर्य का कब्रिस्तान है। कौन सा, ब्लैक होल। सारे सूर्य को यहीं पे लिया, जिस पर सारे इंसान को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, उसी तरह से ब्लैक होल में सारे सूर्य को क्या किया जाता है, समझ लीजिए भैया, निगल जाता है, कभी उगलता भी
नहीं है। आया समझ में? तो ये थी हमारी लाइफ ऑफ अ स्टार का पाठ, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि सूर्य कहाँ बनता है, कब बनता है, किस अवस्था से गुजरता है। लेकिन एक बात और ध्यान से समझिएगा, हमारी जो गैलेक्सी है, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम लोग कह सकते हैं हमारी गैलेक्सी है, इसका डायमीटर कितना है? तो इसका डायमीटर है 1,05,700 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। 1,05,700 प्रकाश वर्ष जो है इसकी क्या है? दूरी है। तो प्रकाश वर्ष किसका मापक है? दूरी का मापक। किसका मापक है? प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो दूरी का मापक है। किसका मापक? दूरी का मापक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मैंने कहा लाइट ईयर अर्थात इतना लाइट ईयर, इसका मतलब है एक लाइट ईयर में प्रकाश जितनी गति से जितनी दूरी तय करेगा, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो एक लाइट ईयर कहलाता है, 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। और प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से जाता है। तो सोच सकते हैं पूरे साल में कितना सेकंड होगा और वो कितनी दूरी तय करेगा एक साल में। उसके बाद 1,05,700 प्रकाश वर्ष में कितना दूरी तय करेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा गैलेक्सी कितना बड़ा है। तो आप समझ में आ गया आपको। एक चीज़ और जान लीजिए कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि हमारी गैलेक्सी जो है उससे भी बड़ा एक गैलेक्सी है जो हमारी पड़ोसी है, जिसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। जी हाँ, एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी हमारी गैलेक्सी से क्या है? बहुत ही बड़ा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछ सकता है कि हमारा जो सन है, ये हमारा सन है, हमारे सन का सबसे करीबी तारा कौन सा है? ठीक है, हमारे सन का सबसे करीबी तारा कौन सा है? जैसे मान के चलो यहाँ भी एक सन है, तो इस सन का नाम क्या है बताइए। तो अगर सवाल आ जाए कि हमारे पड़ोसी सन का नाम क्या है, तो लिखेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या लिखेंगे? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे पड़ोसी तारे का नाम है। ठीक है, हमारे पड़ोसी तारे का नाम है। और दूसरा जो हमारा पड़ोसी तारा है उसका नाम क्या है? साइरस। क्या नाम है उसका? साइरस नाम है। ये ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है? साइरस, या फिर उसको डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डॉग स्टार भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। सवाल यह पूछ सकता है कि हमारे जो सन है, हमारा जो सूर्य है, वो उससे सबसे करीबी जो तारा है उसका नाम क्या है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और दूसरा सबसे करीबी तारा जो है वो कौन है? साइरस या फिर डॉग स्टार, जो हमारा दूसरा पड़ोसी तारा है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैंने आप लोगों को दिया है। बस आप अच्छे से इसको ग्रहण कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसमें कमेंट जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे और आगे वीडियो बढ़िया तरीके से बना करके बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक होगा अब होगा हमारा सूर्य की संरचना कि सूर्य जो है उसकी संरचना कैसी है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।